डियर स्टूडेंट, वेलकम SVM ऑनलाइन क्लास। SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और 8 क्लास की जो सोशल साइंस है उसमें जो फर्स्ट आपकी बुक है हिस्ट्री की, उसकी बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज सेकंड लेसन की बात करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे कि जो सेकंड लेसन है उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया था कि किस प्रकार भारत के अंदर अंग्रेज़ आते हैं, व्यापार करते हैं और बंगाल में अपना अधिकार करते हैं। तो बंगाल में अंग्रेज़ों का अधिकार किस प्रकार हो जाता है ये अपने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे मैसूर का, क्योंकि जब बंगाल में जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मैसूर से आया था। तो जो रॉबर्ट क्लाइव मैसूर से आया था तो मैसूर के भी तो सुल्तान थे। तो मैसूर के जो सुल्तान थे और साथ में अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लड़ाइयों की बात करेंगे कि किस प्रकार मैसूर के सुल्तान के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में बात बनी नहीं है और उन बातों की वजह से कितने युद्ध हुए हैं, क्या कारण थे कि अंग्रेज़ों के बीच में और सुल्तान के बीच में बातें नहीं हुई, बातें बनी नहीं, मतलब लड़ाई वाली बात होगी। तो बंगाल समझ लिया था। आज मैसूर को पढ़ते हैं। मैसूर कहाँ आया हुआ है? कर्नाटक में आया हुआ है, ठीक है। तो मैसूर की बात करते हैं। टीपू सुल्तान, सुल्तान का नाम है टीपू सुल्तान। मैसूर के जो हैदर अली हैं उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान का नाम अंग्रेज़ हमेशा याद करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की बराबरी करने वाला, अंग्रेज़ों को टक्कर देने वाला एक सुल्तान मैसूर का था, इसका नाम था टीपू सुल्तान। इनके पिताजी हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे, और जब मैसूर के सुल्तान हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान बने तो टीपू सुल्तान ने वहाँ पर जो निर्यात होने वाले उत्पादक थे, जिसके अंतर्गत काली मिर्च हैं, इलायची हैं और जो चंदन की लकड़ी हैं, उनको निर्यात करने से रोक दिया। क्योंकि मैसूर के साम्राज्य में जो मालाबार तट था, उस मालाबार तट से अंग्रेज़ क्या करते थे, यहाँ से वस्तु खरीदते थे, यहाँ से मसाले खरीदते थे और उनको जहाज़ों में भर करके यहाँ से निर्यात करके वो अपने देश, अपने यूरोपीय देशों में बेचने का काम करते थे। तो टीपू सुल्तान ने ये जो निर्यात करने वाली वस्तु हैं उनको रोक दिया, और जो अंग्रेज़ों के साथ में जिनके भी संबंध अच्छे थे उनको मना कर दिया कि आप क्या करो, अंग्रेज़ों के साथ में व्यापार नहीं करो। मतलब ये हुआ कि जो मैसूर के अंतर्गत अंग्रेज़ों के साथ में और टीपू सुल्तान के बीच में जो लड़ाई हुई है, उसकी वजह अगर हम समझे तो वजह क्या थी? वजह थी कि जो अंग्रेज़ मालाबार तट थे मैसूर के, भाई मैसूर आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये दक्षिण भारत हैं, तो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक है, यहाँ पर जो मैसूर आया हुआ है, तो यहाँ जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, यहाँ से जहाज भर करके यूरोपीय देशों में जाते थे और इन जहाज़ों के अंदर काली मिर्च मिलती थी। काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी। मतलब ये हुआ कि अंग्रेज भारत से, दक्षिण भारत से काली मिर्च, लौंग, इलायची, चंदन की लकड़ी यहाँ से खरीदते, फिर इस मालाबार तट पर जो उनके जहाज आते थे उन जहाज़ों में वो भरते थे और फिर अपने देशों में बेचने का काम करते थे। टीपू सुल्तान ने जो जहाज आते थे और जो अंग्रेज़ वहाँ से व्यापार करने का काम करते थे उनको रोक दिया। साथ में मैसूर की जो प्रजा थी, जो मैसूर के जो व्यापारी लोग थे, जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, अंग्रेज़ों से व्यापार का सौदा करते थे, उनको भी रोक दिया। और मैसूर के अंतर्गत
टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ में व्यापारिक संबंध अच्छे कर लिए। मतलब टीपू जो सुल्तान था वो अंग्रेजों के विरुद्ध में था और फ्रांसीसियों से अधिक घनिष्ठ संबंध में था। टीपू सुल्तान का मानना था कि हम अंग्रेजों से व्यापार नहीं करें और हमारा जो व्यापारिक कार्य है वो फ्रांसीसी लोगों से हो। तो क्या होगा, जो व्यापार वहाँ पर चल रहा है, अंग्रेज व्यापारी लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको रोक दिया गया है। वहाँ फ्रांसीसी लोग आने वाले थे, तो श्योर है कि अंग्रेजों के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में, मतलब वहाँ के वर्तमान सुल्तान के बीच में बात नहीं बनेगी और वो युद्ध के कारण बनेंगे। और युद्ध के कारण बने भी, ऐसी बात नहीं है कि युद्ध नहीं हुए, एक नहीं 4 युद्ध हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध जो कहते हैं, वो 4 युद्ध की वजह भी क्या थी? वो वही वजह थी कि अंग्रेज जो इस हिसाब से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, सुल्तान उनको रोक रहा था। सुल्तान की इच्छा थी कि मैसूर के अंदर फ्रांसीसी लोग अपना व्यापार बढ़ाए, न बल्कि अंग्रेज अधिकारी, क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या आती है कि हम जो व्यापार करेंगे वो बिना शुल्क दिए हुए वो करेंगे। अब इससे सुल्तान को राजस्व नहीं मिलता, तो इस राजस्व नहीं मिलने की वजह से सुल्तान ने निर्यात बंद करवा दिया। और निर्यात जब बंद करवा दिया तो अंग्रेजों को लगा कि इस सुल्तान से लड़ाई करना ज़रूरी हो गया, इसको अपने शासन व्यवस्था में चलाने में क्या दिक्कत हो रही है अगर अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करेंगे। खैर, आपस में संबंध नहीं बने। जब आपस में संबंध नहीं बने तो श्योर एक लड़ाई होगी, और लड़ाई हुई 4। कब कब लड़ाई हुई ये भी बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले अपन एक एक चीज़ बात करते हैं। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहते थे, मैसूर का शेर कहते थे। किताब के अंदर जब आप देखेंगे तो एक खिलौना बना हुआ है, मशीन बनी हुई है, जिसके अंतर्गत एक अंग्रेज अधिकारी के ऊपर एक शेर है। वो शेर अंग्रेज अधिकारी की गर्दन पकड़े हुए हैं। लोग उस शेर को टीपू सुल्तान मानते हैं। तो मैसूर ऑफ शेर, मैसूर ए शेर, मैसूर का शेर किसको मानते हैं? टीपू सुल्तान को। तो आ सकता है कि मैसूर ए शेर किस सुल्तान को कहते हैं? टीपू सुल्तान। समय के साथ में अंग्रेजों के साथ में और मैसूर के जो टीपू सुल्तान है उनकी सेना के साथ में प्रत्यक्ष सैनिक टकराव हुए। प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का मतलब ये होता है कि पहले अंग्रेज सीधे रूप से किसी भी सुल्तान पर, नवाब पर आक्रमण नहीं करते, नवाब या राजा पर आक्रमण नहीं करते थे। वो हर प्रकार से राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उन नवाबों को, राजाओं को या सुल्तानों को समझाने का काम करते थे। अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई करें, हमारे सैनिक मरें और कोई भी नुकसान हो, क्योंकि नुकसान करने तो आए नहीं थे वो भारत के अंदर। उनका काम क्या था कि हम यहाँ से अपना अधिक से अधिक व्यापार करके, धन कमा करके अपने देश लौटें। खैर, फिर क्या हुआ? फिर सैनिक टकराव होने लग गए और जो हैदर अली, जिनका शासनकाल 1761 लगाकर 82 तक, तो ध्यान रखना है आपको कि मैसूर के जो सुल्तान हैं जिनका शासन 1761 से लगाकर 82 तक चला। फिर उनका पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासन जब 82 में इनकी मृत्यु होगी हैदर अली की, तो उनका बेटा सुल्तान बना, जिसका शासन व्यवस्था या शासनकाल 1782 से लगाकर 99 तक चला। अंग्रेज इससे डरते थे। अंग्रेजों का विरोधी जो एक सुल्तान बना, जिसका नाम टीपू सुल्तान, एक बहादुर और खतरनाक, अंग्रेजों का पूर्णतया विरोध करने वाला सुल्तान था। अब जो मालाबार तट पर व्यापार हो रहा था, उस तट पर जो नियंत्रण था वो किसका था? मैसूर का था। और इस मालाबार तट पर जिन चीज़ों का निर्यात होता था, जिनमें काली मिर्च है, इलायची यहाँ से खरीदी जाती थी, और 1785 के अंदर टीपू सुल्तान ने इन चीज़ों पर रोक लगा दी। चंदन की लकड़ी पर, काली मिर्च पर और इलायची पर क्या कर दी? निर्यात की रोक लगा दी। निर्यात किसे कहते हैं? एक शब्द होता है आयात और निर्यात, दोनों को समझ लेते हैं।
देखो आयात और निर्यात क्या होता है। आयात और निर्यात दो देश है। कितने देश है? दो कंट्री है। मान लेते हैं कि इस देश के अंदर काली मिर्च ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग काली मिर्च का उत्पादन क्या करते हैं? ज़्यादा। मान लेते हैं यहाँ चाय का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस देश के अंदर मान लेते हैं कि मशीनें ज़्यादा बनती हैं। इस देश के अंदर दवाइयाँ ज़्यादा बनती हैं, ठीक है। अब देखो, लेकिन जिस देश में काली मिर्च हो रही है, चाय हो रही हैं, लेकिन वहाँ मशीनें नहीं हैं, मशीनें नहीं बनती। लेकिन जिस देश में मशीनें या दवाइयाँ बन रही हैं, उस देश के अंदर काली मिर्च नहीं बनती। मतलब बनती है मतलब यहाँ पर नहीं उत्पादन होती है। यहाँ पर चंदन की लकड़ी नहीं है, यहाँ पर चाय नहीं उगाई जाती है। तो इस बात को समझो। ये जो देश है इसमें किस चीज़ की कमी है? मशीनों की और दवाइयों की कमी है। मतलब क्या हुआ कि अब इस देश वाले के लोगों को मशीनों की ज़रूरत पड़ी है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ी है। तो ये क्या करते हैं, इस देश वालों को कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास मशीनें नहीं हैं, दवाइयाँ की कमी है, आप क्या करो, इतने पैसों में हमको दवाइयाँ बेच लो। मतलब क्या हुआ कि ये जो देश है वो दूसरे देश से वस्तु क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो मतलब दूसरे देश से जो वस्तु खरीदी जाती है उसको आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात। और आयात से किसी देश का क्या होता है? नुकसान होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि देश का जो धन है, जो मुद्रा है, वो विदेश जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि देश में किसकी ज़रूरत है? मशीनों की और दवाइयों की। लेकिन इस बात को आप ऐसे समझो, इस देश में क्या है? ज़्यादा क्या है? काली मिर्चें और चाय खूब होती हैं। इतनी होती है कि यहाँ खूब पड़ी है। इतने लोग पी नहीं पाते, खा नहीं पाते, लेकिन पड़े हैं, भंडार भरे हुए पड़े हैं। तो ये देश क्या करता है कि इनको, इस देश को बेच देता है। उनको ज़रूरत है, वो खरीद रहे हैं, लेकिन अपने देश वाले क्या कर रहे हैं? इसको बेच देते हैं। तो जिस वस्तु को यहाँ से बेची जाती है, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, वो यहाँ से बेची जाती हैं, तो वो होगा निर्यात। क्या होगा? निर्यात। मतलब अपन निर्यात कर रहे हैं, अपनी इन वस्तुओं को बेच रहे हैं, क्योंकि इन वस्तुओं का जो उत्पादन है वो हमारे देश में ज़्यादा होता है। लेकिन जो देश खरीद रहा है वो तो उसके लिए आयात हुआ। वैसे मशीनें और दवाइयाँ हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कमी है, हम खरीद रहे हैं। लेकिन जो देश इनको बेच रहा है वो तो निर्यात हो गया उनके लिए। तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है और अपना संतुलन बना रहता है। तो यहाँ निर्यात रोक दिया। मतलब क्या हुआ? यहाँ देश के अंदर काली मिर्च ज़्यादा होती है, इलायची ज़्यादा होती है, चंदन की लकड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से बेची जा रही थी, अपन खरीद नहीं रहते हैं। अपन मैसूर के अंतर्गत जो मालाबार तट है वहाँ से जहाज़ों को भर करके दूसरे देशों में बेच रहे थे। बेचने का काम कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने रोक दिया कि बंद करो ये सारा निर्यात वगैरह, यहाँ से व्यापार करना ही बंद कर दो। और टीपू सुल्तान की इच्छा थी कि यहाँ जो व्यापार करने का काम है वो फ्रांसीसी लोग करें, क्योंकि टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनसे अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। इसलिए इस प्रकार से उनकी इच्छा थी कि यहाँ मैसूर में जो व्यापार करने का जो काम है वो फ्रांसीसी व्यापारी करें। अब देखो, अंग्रेज़ों से बात नहीं बनी, अंग्रेज़ों को रोक दिया। अंग्रेज़ों से जिन व्यक्तियों का व्यापार होता था, जो सौदागर थे, उनको भी टीपू सुल्तान ने रोक दिया। एक तरह से अंग्रेज़ों को नुकसान होने जा रहा था, नुकसान भी हुआ। उनका व्यापार मैसूर में ठप होने वाला था। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान से लड़ाया की, उनसे कहीं युद्ध हुए। युद्ध कोई एक समय के लिए नहीं हुआ, एक लगातार युद्ध वाली स्थिति रही। कभी सैनिक इधर से इधर, इधर उधर। तो कब को हुए? 67 से 69, लगभग इन 2 सालों के बीच में भी युद्ध हुआ, जिसको आंग्ल प्रथम युद्ध कहते हैं, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। 80 से 84, 4 सालों के बीच में भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में अनशन चलती रही और लड़ाइयाँ होती गई, बीच बीच में उतार चढ़ाव आते गए।
यहाँ 2 वर्ष और होती गई और 1799 में ये लास्ट लड़ाई हुई। और इस लास्ट लड़ाई में ये जो लड़ाई हुई श्रीरंगपट्टम में, और इसी लड़ाई में शेर मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान मारे गए। 1799 के अंदर शेर मैसूर, हमने बात की थी 82 से 99 तक टीपू सुल्तान बने रहे। 99 में इस युद्ध में श्रीरंगपट्टम की इस जंग में कंपनी की जीत हुई और टीपू सुल्तान मारा गया। जब टीपू सुल्तान मर गया, क्या हो गया? जब टीपू सुल्तान मर गया तो अब मैसूर का साम्राज्य किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के पास में आ गया। लेकिन अंग्रेजों ने वो काम खुद नहीं संभाला। अंग्रेजों को क्या करना, बस व्यापार करना है। उनको तो व्यापार करते समय जो बीच में दिक्कत आने वाली चीज़ों को मिटाने का काम करते थे कि हमको व्यापार करने से कौन रोक रहे हैं, उनको मिटाने का काम करते थे। और ये मैसूर का जो राजकाज है, जो शासन व्यवस्था है, वो इस राजवंश को दे दी गई। इस राजवंश का मतलब क्या होता है? इस राजवंश का मतलब होता है वोडियार राजवंश। मतलब मैसूर में दूसरा वंश था जिसका नाम था वोडियार, और जो वोडियार राजवंश था इसके हाथों में मैसूर दे दिया गया और अंग्रेजों ने संधि कर ली। अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधि। और जो संधि की है उसका नाम था सहायक संधि। मतलब इस राजवंश वोडियार राजवंश को इन अंग्रेजों की सहायक संधि माननी पड़ेगी, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको मैसूर उनके हाथ में दे दिया है और उन पर एक संधि थोप दी गई है। संधि का नाम है सहायक संधि। बहुत महत्वपूर्ण संधि है सहायक संधि। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिसका कार्यकाल 1798 से लगाकर 1805 तक था। वेलेस्ली 1798 से लगाकर 1805 तक। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, जिसने भारत में सहायक संधि राजाओं पर थोपी, ये जब भारत के अंदर गवर्नर जनरल बना 98 से लगाकर 1805 तक, इसने जो सहायक संधि थोपी गई, इसने जो सहायक संधि बनाई राजाओं के लिए, उसके अंतर्गत क्या होता था? सहायक संधि का मतलब यह होता था कि जो राजा है उसकी जो रियासत है, उस रियासत पर शासन व्यवस्था तो राजा को चलेगी, लेकिन राजा की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। राजा को कहा गया कि आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की, आपको कुछ नहीं करना है, मौज मस्ती करनी है। आपको अब सैनिक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, आपका राज्य नहीं जाएगा, क्योंकि हम आपके राज्य में अपने सैनिक रखेंगे, वो आपके राज्य की रक्षा करेंगे। बस शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो सैनिक हम आपके राज्य में रखेंगे आपकी सुरक्षा के लिए, आपके राज्य की सुरक्षा के लिए, उन सैनिकों का जो खर्चा है वो आपको देना है। बात को समझो। सहायक संधि मतलब हम आपकी सहायता करेंगे। अंग्रेज बोलते थे राजाओं की हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपके राज्य पर किसी की भी दूसरों की टांग नहीं आएगी, मतलब कोई आक्रमण नहीं करेगा। अगर दूसरा राज्य हो आप पर आक्रमण करता है तो हम आपके सैनिक, हमारे सैनिक आपके राज्य की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। बस आपको जो सैनिक हम रख रहे हैं उनका जो खर्चा है वो आपको देना है। हम सैनिक के ऊपर जो अधिकारी हैं, जो रेजिडेंट रख रहे हैं, उनका खर्चा आपको देना है, उनका पेमेंट आपको देना है। ऐसे लिए उन्होंने सहायक संधि ऑफर की, जिन राजाओं ने मान ली बढ़िया, नहीं मानी तो थोपी गई। और अगर खर्चा आपको देना है, अगर आपने सैनिकों का खर्चा नहीं दिया
तो आपके रियासत की अधिकतर ज़मीन अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाएगी। अंग्रेज़ों के हाथ में आपके रियासत की काफ़ी ज़मीन आ जाएगी। और हुआ भी ऐसा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अगर हम बात करेंगे उदाहरणों की तो एक अवध का उदाहरण मिलता है 1801 में। 1801 में यही हुआ कि अवध के जो नवाब थे वो सैनिकों के खर्चे समय पर दे नहीं पाए और अंग्रेज़ों ने खर्चे के लिए कहा, लेकिन उनके पास खर्चे थे नहीं। इस प्रकार से न देने की वजह से अंग्रेज़ों ने अवध लगभग अपने अंडर में ले लिया। हैदराबाद भी इस प्रकार से अंग्रेज़ों के अंडर में। अब क्या होने लगे, देश की जो रियासतें थी उसमें जो नवाब राजा थे, सुल्तान थे, उनके अधिकार छीने जा रहे थे। उनके पास जो जितनी ज़मीन थी, उनका जो राज्य था, रियासत थी, वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के हाथ में जा रहे थे। किस सहायता की वजह से? इस सहायता की वजह से। कौन सी सहायता? सहायक संधि की वजह से। और इस सहायक संधि से अनेक राजा चले गए। साथ के अंतर्गत यहाँ पर जो राजा इनके अंडर में चले गए, उनका राज्य चला गया। अंग्रेज इससे क्या होते गए? अधिक से अधिक शक्तिशाली होते गए। तो वैसे मैसूर भी यही हुआ। मैसूर के ऊपर, इस राजवंश पर अंग्रेज़ों ने क्या कर दी? सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि लाई किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इतनी बात समझ आ गई। तो हमने बंगाल पर किस प्रकार अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित हुई ये समझ लिया था। अब हमने ये भी समझ लिया है कि मैसूर के अंडर मैसूर पर किस प्रकार अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था चालू हो गई है। अंग्रेज़ों ने अपनी कानून व्यवस्था या सत्ता वहाँ पर स्थापित कर ली है। ये बात हमने समझ ली।